अगली दूसरी बड़ी खबर जो आज उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चा में है वो कफ सिरप पर मामले में ईडी की रेड। आलोक सिंह के लखनऊ ठिकानों पर, शुभम जायसवाल के ठिकानों पर, सहारनपुर में, वाराणसी में एक 25 जगह रेड चली है सिंडिकेट पे, जिसमें अहमदाबाद से लेके रांची, झारखंड के कई शहरों में, रांची और अहमदाबाद जैसे कई शहरों में रेड हुई है। क्या लग रहा है इस मामले में अब कहाँ? वहीं धनंजय सिंह ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को चिढ़ है छत्रियों से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले मेरे साथ संवाददाता जुड़ेंगे अलग अलग लोकेशन से। जौनपुर से अजय पांडे, अमित सिंह वाराणसी से और लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी और सहारनपुर से विकास कपिल। तो सबसे पहले आज सहारनपुर में भी विभव राणा के घर पे छापेमारी हुई, वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कफ सिरप मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु कुमार अग्रवाल के फर्म पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आप देखिए कि ये उनका फर्म है विष्णु कुमार अग्रवाल का। यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। पिछले 4 घंटे से दस्तावेज ईडी की टीम खंगाल रही है। ईडी जिन दस्तावेजों की तलाश में है, तलाश पूरी होती है कि नहीं, अब ये तो छापेमारी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन विष्णु कुमार अग्रवाल फर्म में मौजूद नहीं है। ये जो बड़ी खबर है कि विष्णु कुमार अग्रवाल फर्म में मौजूद नहीं है। इसके पहले एसआईटी सोनभद्र की टीम यहाँ पहुंची थी, दस्तावेज खंगाली थी। तब तो विष्णु कुमार अग्रवाल दस्तावेजों के साथ एसआईटी के सामने मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे शुभम जायसवाल के साथ व्यावसायिक संबंध थे, मैं उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वो बाहर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उनके वित्तीय मामलों की जानकारी रखता हूँ जो वो मुझे बताते हैं। बाहर जाकर वो अगर गलत करते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अपने वकील विवेक शंकर तिवारी के माध्यम से शुभम जायसवाल ने ये बातें कही। विष्णु कुमार अग्रवाल ने अपने वकील विवेक शंकर तिवारी के माध्यम से ये बातें मीडिया के सामने बताई थी कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, शुभम जायसवाल का काम देखता हूँ, ये बात सही है, लेकिन उनके किसी गलत काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एसआईटी सोनभद्र को उन्होंने ये समझा दिया था। एसआईटी की टीम 2-2.5 घंटे रह के यहाँ से निकल गई। लेकिन आज पूरे देश में ईडी की कार्रवाई चल रही है और जब ईडी की टीम पहुंची तो विष्णु कुमार अग्रवाल का कहीं कोई अता पता नहीं है। पिछले 4 घंटे से इस फर्म के अंदर चूंकि रिस्ट्रिक्शन है, अंदर आप जा नहीं सकते हैं। विष्णु कुमार अग्रवाल नहीं है, जानकारी मिल रही है और लगातार ईडी की जांच चल रही है। बनारस में आधा दर्जन जगहों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। शुभम जायसवाल के 3 आवास, शुभम जायसवाल के खासम खास उनके सहयोगी देवेश जायसवाल और शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु कुमार अग्रवाल के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। पूरे देश में इस समय अलग अलग राज्यों में ईडी की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कार्रवाई चल रही है। अब तक कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि शुभम जायसवाल को मौका दिया था ईडी ने नोटिस चस्पा करके कि आप हफ्ते भर के अंदर आइए दस्तावेजों के साथ, अपने आधार पैन कार्ड के साथ आइए ईडी दफ्तर में। शुभम जायसवाल नहीं पहुंचा और उसके 3-4 दिन के बाद ये बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है। कुल ये जो मामला है इसका वॉल्यूम कितना है, 2000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, अभी ठीक इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसी बीच एसआईटी ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है शुभम जायसवाल और उसके सहयोगी महेश सिंह पर। तो लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी के एंटर करने के बाद, ईडी के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद से चीजें बदली हैं। अब तक सब कुछ जो सहज लग रहा था वो सहज है नहीं। ये ईडी के हस्तक्षेप के बाद पता चला। ईडी के ही हस्तक्षेप के बाद अब गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया है। तो ये रिपोर्ट दिखाई है और पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट हमारे
यूट्यूब चैनल के पेज पे भी है, जिस पे अलग अलग जगहों से जो वॉक थ्रू हैं, मतलब रिपोर्ट जो सुबह की थी वो आप देख सकते हैं। अभी मैं लाइव जानकारी के लिए सीधे चलता हूँ। मेरे साथ विकास कपिल, अमित सिंह, अजय पांडे, पंकज चतुर्वेदी, ये सभी लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, विभोर राणा के यहाँ आज छापेमारी हुई, राणा बंधुओं के, कि इनका भी बड़ा नाटकीय अंदाज में कल, जैसे अमित ने पूरा बताया, वाराणसी में जो जो लोग इससे फायदे में पहुंच गए, वैसे ही विभोर राणा मतलब एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आगे बढ़े हैं। आज कुछ मिला? ईडी चली गई कि नहीं? लखनऊ में तो है। देखिए पुष्कर जी, ईडी की जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। विभोर राणा के घर पर, शास्त्री नगर में वो घर है। और सुबह करीब बताया जा रहा है कि 7:30 बजे ईडी की करीब 5 टीमें सहारनपुर के अंदर दस्तक देती हैं, जिसमें एक टीम जो थी वो जो जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे, शामिल थे, वो टीम जो है वो विभोर राणा और विशाल राणा, जो भाई हैं, दोनों सगे भाई, उनके आवास पर पहुंचती है। उसके अलावा 2 टीमें भेजी जाती हैं, जो विभोर राणा और विशाल राणा के साथ जो 2 युवक अरेस्ट हुए थे स्टार्टिंग में, सचिन और बिट्टू, उनके आवास पर। उसके अलावा 2 सहयोगी और थे, उनके यहाँ पर भी टीमें जो हैं वो भेजी जाती हैं। लगातार अभी भी जो टीमें हैं वो विभोर राणा के आवास पर है, और इसके अलावा विभोर राणा के घर के बराबर में ही उनका एक ऑफिस है। उस ऑफिस के अंदर भी जो ईडी की टीमें हैं वहां पर वो मौजूद है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्टाफ है या फिर जो परिवार के लोग हैं, उनसे जो है टीमें जो है वो बातचीत कर रही हैं। ईडी को अभी तक अंदर क्या कुछ मिला है ये तो अभी तक पता नहीं लग पाया है। और अगर पता लगेगा तो ईडी कहीं ना कहीं इसको एक ट्वीट करती है, ट्वीट के माध्यम से या प्रेस नोट के माध्यम से वो जानकारी जरूर देगी। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो गर्मा गया है। पूरा सिंडिकेट जो था, जो जानकारी मिली कि हजारों करोड़ की जो है, कह सकते हैं कि एक 1000 करोड़ जो है कमाए हैं इन लोगों ने इस कारोबार से। तो उसकी अब जांच जो है वो शुरू हो गई है। सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि तमाम वो जगह जहां पर इस कारोबार से जुड़े जो लोग थे या सिंडिकेट से जुड़े जो लोग थे, उनके आवासों पर ईडी जो है वो दस्तक दे चुकी है। परसों ही जब आपको याद होगा एसआईटी गठन किया गया था, उसके बाद अब ईडी ने जो है इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। जो संभावित ठिकाने हैं या फिर घर हैं या इनके दफ्तर हैं, वहां तमाम जगहों पर ईडी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो उन दस्तावेजों को चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ फर्में जो थी उन किन किन फर्मों के माध्यम से सामान की डिलीवरी हो रही थी, फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कहाँ से आमदनी थी। ये तमाम चीजें जो है खंगालने के लिए ईडी के अधिकारी जो है वो तमाम उन संभावित ठिकानों पर इस वक्त भी मौजूद हैं, जहां पर ये चाहे विभोर राणा हो या उनसे जुड़े जो लोग हों, जो वहां पर रहा करते थे या कारोबार जहां से किया करते थे। तो एक बड़ा एक्शन है। और आपको याद होगा कि सबसे पहली गिरफ्तारियां जो थी वो सहारनपुर से ही हुई थी, जिसमें ईडी ने विशाल राणा और उनके भाई विभोर राणा, इन दोनों को अरेस्ट किया था। साथ ही साथ सचिन और बिट्टू नाम के जो 2 इनके साथ सहयोगी थे, उनको भी सहारनपुर से अरेस्ट किया गया था। पूरा मामला तभी से निकलकर सामने आया। तमाम गिरफ्तारियां इन दोनों राणा बंधुओं की गिरफ्तारियों के बाद ही शुरू हुई थी। और उसके बाद से काफी आप देख सकते हैं कि पूरे यूपी के अंदर एक बड़ा माहौल जो है इस समय गर्म भी है। तमाम राजनीति भी इन सब चीजों पर हो रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ईडी ने दस्तक दी है और ईडी अब उन तमाम दस्तावेज को खंगालने में जुड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं इस सिंडिकेट और इनसे जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथ मेरे सभी संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय पांडे जौनपुर से, अमित सिंह वाराणसी से, पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़े हैं। मैं पंकज को जल्दी से फ्री कर दूं पूछ के। पंकज, क्या आलोक सिंह, क्या अभी भी शाम 5 बजे तक तो रेड चल रही थी सहारनपुर में? विकास कपिल बता रहे हैं विभोर राणा बंधुओं के घर पे भी रेड चल रही है। ऐसा ही अमित ने भी रिपोर्ट किया है। अभी अमित से बात मैंने नहीं की है, लेकिन क्या लखनऊ में अभी ईडी है वहां आलोक सिंह के घर पे? बर्खास्त सिपाही जो कोठी दिखाई दे रही है वो एक सिपाही की आश्चर्यजनक तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए, ईडी की कार्रवाई सुबह ही शुरू हुई थी, भोर सुबह। उसके बाद अभी भी जारी है। यानी एक बड़ी कार्रवाई ईडी लगातार सघन जो उसको ट्रांजैक्शन हो या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाले जा रहे हैं। जो घर पे लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही, बहुत सारे अकाउंट्स को खंगाले जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन को खंगाले जा रहे हैं। जो आरोप लग रहा था
कुछ बात ये भी निकल आ रही थी कि आलोक सिंह या उनके करीबियों का भी जल्दी ही एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको लेकर के पूछताछ हो रही है। फिलहाल कल एक उससे जुड़े जिनके ऊपर आरोप लग रहा था, उन्होंने सफाई दी थी, और लेकिन हालांकि आलोक सिंह को या अन्य को अपना करीबी या भाई तक बताया था और कहा था उनसे मेरे अच्छे संबंध। उसके बाद आज सुबह जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार उनको फिर से झटका लगा। एक के बाद एक जितने भी बिल्कुल, इस आप सिंडिकेट पूर्व से खास सांसद करके धनंजय सिंह की कोडिंग बात सीरप कर या रहे जो भी हैं नशीले पदार्थ और सीरप से जुड़े हुए जौनपुर हैं, में भी उन छापेमारी सबकी हुई है। अलग-अलग जगहों पे छापेमारी मैं हो रही जल्दी है से आपसे और एक लगातार सियासी सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब पंकज दे दीजिए। क्या 19 तारीख से जो विधानसभा सत्र चलना शुरू होने वाला है उसमें एसआईआर और कफ सिरप मामले पर विपक्ष का हंगामा तय है? आपको भी पता है, क्या ये सारी खाना पूर्ति उसी को दिखाने के लिए हो रही है? देखिए, संसद जो सत्र चल रहा है लोकसभा का, इस दौरान अखिलेश यादव ने उनके सांसद या उनके भाई कह सकते जो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव सहित कई नेताओं ने सवाल उठाया और इस पर चर्चा की। अब चूंकि यूपी विधानसभा का मानसून शीतकालीन सत्र है, चलना है 19 से, तो जाहिर तौर पे पूर्वांचल के जो विधायक हैं ये लोग मुद्दा उठाएंगे। खास करके सपा की जो विधायक मछली शहर से हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर, वो जी। इस पे सरकार को घेरेंगी और इस मुद्दे को फिर से समाजवादी पार्टी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया, लोकसभा में सवाल उठाया, उसके बाद उनके और नेताओं ने सवाल उठाया, तो जाहिर सी तौर पे इस बात को और बल मिलता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र में है उसमें सरकार को घेरने की पूरी रणनीति होगी। और कोडीन जो अवैध एक तरीके से कह सकते हैं तस्करी या सिंडिकेट बड़े पैमाने पे बगैर पर्चे या बगैर बिल के जो बेचा गया है और जो अवैध ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी ईडी जांच कर रही, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और लगातार अखिलेश यादव सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। और ये लेकिन आपको देखने को मिलेगा जिस जब उत्तर तरीके प्रदेश का से मानसून सत्र चलेगा। जिस तरीके से इसको धनंजय सिंह ने ठाकुरों से चिढ़ते हैं उससे जोड़ा है, क्या ये सरकार के लिए थोड़ा परेशानी का सबब नहीं बनने जा रही है? शायद इसीलिए सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डीजीपी ने, प्रमुख सचिव गृह ने और एसआईटी आईजी की स्तर के एक अधिकारी के अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई। इसके साथ साथ ये भी जारी किया गया कि कहां कहां छापेमारी हुई, कितने इस तरीके के जो लाइसेंस हैं उनको जब्त किए गए, कितने इस तरीके के जो सिरप हैं खास करके कोडीन जैसे उनको जब्त किया गया। बड़ी कार्रवाई की, गिरफ्तारियां की गई, दिखाने की कोशिश की गई। इस बात को सीएम भी रखेंगे, सरकार की तरफ से पक्ष आएगा, लेकिन सरकार को घेरा जाएगा, विपक्ष घेरेगा, ये बात तय है। क्योंकि अखिलेश यादव का जो लोकसभा में तेवर था वो कहीं ना कहीं सरकार को परेशान करेगा। खास तौर पे जो कोडिन भैया का जिक्र कर रहे हैं और उस बात को लेकर के कई सारे सवाल उठेंगे, पुलिस पे सवाल उठेंगे, विभाग पे सवाल उठेंगे। और इतना देर क्यों किया, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति के साथ सत्र में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूपी बीजेपी पर भी नजर बनाए हुए, इसलिए भी आपको जाना होगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सिंह, अब मैं आप पास आऊंगा। कल ही आप कह रहे थे कि अब ईडी भी है 5 से, हम भी बोल रहे थे कि 5,000 है कि 7,000। आज तो सीए साहब भी जद में आ ही गए, शुभम जायसवाल तो ढूंढे मिल नहीं रहा है। क्या है ये, आपको क्या लगा ये ईडी एकदम से सक्रिय? 11 अक्टूबर को मिले थे कफ सिरप की बोतलें, और ये 11 अक्टूबर से अब 12 दिसंबर में बैठे हैं। 12 मतलब 2 महीने लग गए क्या ईडी को, या इतना सक्रिय होने में? ये क्यों? क्या अखिलेश यादव ने जो इसको मुद्दा बना दिया है लोकसभा से लेके, और यहाँ उनके विधायक लखनऊ में, आपको भी पता है वीरेंद्र सिंह ने कितना मुद्दा उठाया है, क्या लग रहा है आपको? कभी हमारी बात हुई ईडी के एक अधिकारी से, ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड तो बोलते नहीं है। उनसे हमने यही सवाल किया कि क्या विपक्ष जो दबाव बना रहा है शीतकालीन सत्र में लोकसभा के अंदर, या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है क्या? ईडी के अधिकारी ने हंसते हुए कहा कि ईडी पॉलिटिकल प्रेशर में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह है, ईडी की कार्रवाई अपनी जगह। वॉल्यूम इतना बड़ा है कि हमको इसमें न सिर्फ इन्वॉल्व होना पड़ा, बल्कि इफेक्टिव अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी आज जो कार्रवाई हुई ये आने वाले समय में जारी रहेगी। आज 2:30 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटे पहले ईडी की 45 टीमें बनारस पहुंचती हैं।
करीब 500 उसमें ईडी के अधिकारी कर्मचारी और सीआरपीएफ के जवान थे और 45 टीमें एक साथ 7:30 बजे छापेमारी करती। शुभम जायसवाल के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी होती है, उनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी होती है, शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ छापेमारी होती है और 7 बजे तक जो हमारी बातचीत हुई थी, 7 बजे तक छापेमारी जारी थी, पूछताछ जारी थी, खंगाले जा रहे थे डॉक्यूमेंट्स, खोजे जा रहे थे एविडेंस। इसके साथ ही ईडी की टीम वहां भी गई जिन फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, यह समझने के लिए कि इन फर्मों को क्या वाकई लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी ईडी पूछताछ करेगी। ये जानकारी मिल रही है कि लाइसेंस किन किन अधिकारियों के टेन्योर में जारी हुए, इसकी भी ईडी जांच कर रही है। इसके साथ ही प्रोडक्शन जहां हो रहा था वहां भी ईडी की टीम जाएगी, वहां भी ईडी के जो लोग हैं वो पूछताछ करेंगे। लेकिन इस मामले से एक और बड़ी खबर निकलकर पुष्कर जी ये सामने आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज शुभम जायसवाल सहित 1 दर्जन से ज्यादा जो आरोपी हैं उनके याचिका पर सुनवाई हुई, जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट मूव किए हैं। 15 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, यानी कि हाईकोर्ट में राहत के लिए जो आरोपी हैं वो पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, अभी भी पूछताछ जारी है। जानकारी अभी जो जानकारी मिली है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है विष्णु कुमार अग्रवाल वो आ गए हैं, करीब पौन घंटे पहले वो पहुंचे हैं और ईडी के अधिकारियों से उनकी पूछताछ हो रही है। ये क्या उनके वकील, मैं आता हूं आपके पास। अब मैं एक बार अजय पांडे के पास चलता हूं। अजय पांडे के यहाँ भी जौनपुर में एपी सेंटर बन गया है सियासत का कफ सिरप पे। अमर पांडे के यहाँ छापेमारी जारी है और अमर पांडे की तस्वीर या वीडियो आप कहें, अब एक और विधायक जो समाजवादी पार्टी से अब इस संबंधित नहीं रह गए हैं, अभय सिंह के साथ वो तस्वीरें भी चल रही। उनके भाई ने बड़े आरोप लगाए हैं कि कैसे ये छापेमारी हो सकती है बिना जानकारी दिए। क्या है, फिर आता हूं जौनपुर की सियासत के असली बादशाह से क्यों जुड़े हैं सब तार और कहां वो इस समय बैकफुट पर है कल से और आज तक में। देखिए, इस पूरे मामले के बाद ईडी की टीम आज तकरीबन 10:30 बजे जौनपुर पहुंचती है और 7 बजे तक अमर के सीएमओ ऑफिस के ठीक सामने स्थित आवास पर छापेमारी होती है। इसमें 12 से अधिक लोग शामिल थे। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो अमर पांडे के भाई अधिवक्ता हैं उनके सपोर्ट में कुछ अधिवक्ता सामने आए जिनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दी गई और इस तरीके से अचानक किसी के घर जाकर छापेमारी करना, उनसे पूछताछ करना गैर कानूनी है। फिलहाल जौनपुर में कई अन्य जगहों पर भी ईडी की टीम इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है, एसएनजे टोयोटा जिसका जिक्र खुद अखिलेश यादव ने किया था, जहां से लग्जरी गाड़ियां जिस एजेंसी से निकली थी वहां पे भी जाके पूछताछ की गई है। हालांकि एजेंसी के मालिक ने इसे साफ तौर पर नकारा है। उनका कहना है कि यहाँ पे कोई टीम नहीं आई है, जबकि एक वीडियो जो सामने आ रहा है एजेंसी के ठीक सामने ईडी की गाड़ियां पहुंचती हैं, कुछ लोग उसमें होते हैं, वहां अंदर जाते हैं। फिलहाल अभी भी ईडी की टीम इवेंट की रिपोर्टिंग हो गई कि अमर पांडे के यहाँ छापेमारी हुई, क्या मिला क्या नहीं मिला ये ईडी बताएगी। सियासत क्या है इस समय? धनंजय सिंह जो एकदम से हमलावर थे पिछले 24 घंटे से, अखिलेश यादव को निशाने पे ले रहे थे और इस मुद्दे को अखिलेश को एंटी क्षत्रिय साबित करने की तैयारी थी और वही आरोप वो लगा रहे थे कि दिक्कत है। अब खुद TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने बोला। लेकिन क्या अब जिस तरीके से ईडी अब जौनपुर में पहली बार घुसी है, क्या वो धनंजय सिंह के घर पे भी पहुंच सकती है? क्योंकि तार वो आलोक सिंह के साथ बातचीत वो मान रहे हैं कि आलोक मेरा छोटा भाई है, तो फिर पूछा जा सकता है क्या बड़े भाई से? बिल्कुल। अब ये तो आगे की कार्रवाई बताएगी कि ईडी क्या कुछ करती है। जिस तरीके से रील्स और
सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो फोटो वायरल हुए। उसमें धनंजय सिंह के साथ अमित सिंह टाटा रहे हों, आलोक प्रताप सिंह रहे हों या फिर शुभम जायसवाल, तीनों की नजदीकियां जो जाहिर हुई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहे और उन्होंने कोडिन भैया एक नया टैग देकर हमला बोला और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के तौर पर भी उन्होंने कहते हुए कहीं ना कहीं लोकसभा में संसद में भी इस मामले को बहुत प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसी का ये प्रेशर है जिसके चलते ये सब खाना पूर्ति के तौर से कहा जा रहा है कि की जा रही है। क्योंकि जब मामला कब सिर्फ का शुरू हुआ उसके बाद से इतने दिनों बाद ये कार्रवाई होना, कहीं ना कहीं लोग इसे भी संदेह के घेरे में ले रहे हैं। घेरे में ले रहे हैं क्या विकास? आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा, क्या लग रहा है आपको, विभोर राणा और पश्चिम से लेके पूरब या पूरब से शुरू हुआ पश्चिम तक सबने पैसे कमाए हैं, सबके घर भरे हैं, क्या किसी बड़े सबूतों के साथ इनको दूर तक कोर्ट में साबित कर पाएगी? कुछ आपको लगा ऐसा है हाथ में? क्योंकि कल मेरी अमित से बात हो रही थी, अभी भी अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ड्रग लाइसेंस फर्जी कूट रचित कागजों से हासिल किया गया, इसके अलावा कोई मामला बन नहीं रहा है। अब ईडी उन पर क्या लाती है, कितना दिखाती है पैसा हवाला से आया और कैसे पैसा जनरेट किया गया है? तो इस बात की जांच चल रही है कि जब जानकारी मिली कि इन जो ये पूरा सिंडिकेट था, हजारों करोड़ के वारे न्यारे जो है इनकी तरफ से किए गए, वो पैसा कहाँ से आया, सोर्सेज क्या रही हैं, और उसकी जांच जो है ईडी कर रही है। रही बात के क्या होगा आगे, क्या कोर्ट से इनको कुछ राहत मिलेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि मामला राजनीतिक टूल जो है वो लगातार पकड़ता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव सहारनपुर में भी आए थे, सहारनपुर में भी उन्होंने पूछा था कि भाई बुलडोजर कहाँ है। निशाना कहीं ना कहीं विभोर राणा और विशाल सिंह जो दोनों भाई थे उनके ऊपर रहा था। ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है जो आरोप लगे हैं कि भाई इन लोगों ने तमाम प्रॉपर्टियां जोड़ी हैं और करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो इन्होंने इसी कोडिंग कप सिरप के व्यापार से जो है वो कमाया है। तो ये सब जांचें जो है वो चल रही हैं। भविष्य में कोर्ट क्या कुछ इनको राहत देता है ये तो भविष्य गर्म है, लेकिन राजनीतिक जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है इस पूरे प्रकरण को लेकर। और साथ कहा ही जा साथ रहा है कुछ गाड़ियां जब आई ना चर्चा में उत्तर प्रदेश में, जो आज जांच के घेरे में, ये राणा बंधु भी एक साथ कई सुना 2-3 बड़ी एसयूवी गाड़ीज इन्होंने भी खरीदी थी एक साथ, इस अक्टूबर के पहले सितंबर और अगस्त के महीने में आई थी। एकदम से जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि एकदम से पैसा आया है। जी देखिए, गाड़ियां तो उनका शौक था और महंगी महंगी गाड़ियां इनके पास अक्सर देखने को मिलती थी, और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए ये लोग थे, तो अब तक तो लगता था कि शायद जो गांव की खेती बाड़ी है या फिर जो फैमिली का जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उनसे ही ये सब चीजें आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से कोडिन सिरप का जब से मामला जब सुर्खियों में आया और उसके बाद अरेस्टिंग सबसे पहले इन लोगों की हुई, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियों का शौक भी इन लोगों को था, महंगी गाड़ियां इनके पास होती थी, और इसके अलावा राजनीतिक रुतबा भी ये लोग अपने बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको देखते हुए कई युवा ऐसे थे जो उनके साथ साथ चला करते थे और इनके साथ कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग चलते थे। एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए भी कई लोग जो है इनका सहारा जो है वो लिया करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं राणा बंधुओं की बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं, और अब ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। ईडी की जांच अभी भी चल रही है, क्या कुछ निकल कर आता है ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। ठीक है विकास, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। अमित, ये जो शो ऑफ है या इसका किंगपिन किसको माने? जो अमित सिंह टाटा जेल में है, आलोक सिंह जो जेल में है, जिनकी ये आलीशान कोठी के विजुअल हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, या जो शुभम जायसवाल अब 25,000 इनामी है, या कोई सियासी डोर है, सियासी नेता? असली मजा सियासी लोग मान रहे हैं, ये सिर्फ चेहरे हैं। देखिए पुष्कर जी, कहा है कि करते हैं खर्चा इसलिए होती है चर्चा। कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड
कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड, उसका जो सूत्र है, उसका जो फर्स्ट जो क्लू है, वो इसी शो ऑफ के ही बाद वो लोगों को पता चलती है। चाहे वो शेयर घोटाला रहा हो हर्षद मेहता, लंबी लंबी और बड़ी बड़ी और महंगी महंगी गाड़ियों के काफिले से जब हर्षद मेहता घूमना शुरू किया, तब लोगों के वो दिमाग में आया कि इसके पास इतना पैसा कहां से रहा है। इस मामले में भी यही हुआ, जब ये पता चला कि एक दवा का व्यवसायी, ठीक है वो बड़ा व्यवसायी है, वो सुपर स्टॉकिस्ट है, लेकिन वो जब गिफ्ट के तौर पर 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी दे रहा है, जब वो बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो में है, पार्टियां अरेंज कर रहा है महंगी महंगी, दुबई का ट्रिप अरेंज कर रहा है, तो शुरुआत तो देखिए यहीं से हुई। इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? अब इसमें 2-3 चीजों जो आपने सवाल उठाया कि इसका किंग पिन क्या वाकई शुभम जायसवाल है या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, और जो जिन पॉलिटिशियंस का इंटरफेयर इसमें है या जिनके साथ वो वीडियो और रील में दिख रहा है, उनका क्या रोल है। तो पॉलिटिशियंस के साथ दिखने का एक बड़ा असर यह हुआ कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा विपक्ष बना रहा है, क्योंकि सीधे सीधे एक राजनीतिक मसला भी है, सरकार पर भी सवाल खड़े करना है। लेकिन ये अभी ये कह देना कि शुभम जायसवाल ही सब कुछ है, मुझे लगता है कि ये तथ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं है। एक नाम इसमें प्रशांत उपाध्याय का आ रहा है। प्रशांत उपाध्याय, बताया जा रहा है कि प्रशांत उपाध्याय से ही ये जो कफ सिरप की जो बारीकियां हैं शुभम जायसवाल ने उसी से सीखी हैं। वो उससे कहीं ज्यादा इस मामले में इन्वॉल्व है। उसके खिलाफ भी एफआईआर, वो भी फरार है, राधिका इंटरप्राइजेज के नाम से उसकी कंपनी है। तो इसमें और कितने लोग हैं, यही जानने के लिए ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और ईडी अब प्रभावी कार्रवाई कर रही है और लगातार एक के बाद एक अब कार्रवाई का सिलसिला दिखेगा, ऐसा ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं। निश्चित रूप से जो इतना बड़ा वॉल्यूम है इस पूरे मामले में, इस वजह से ये फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा इसमें और कोई मुद्दा बनता नहीं है, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश की सरकार, रोशन जैकब ये आकर कह चुकी हैं कि ये ना तो सिर्फ जहरीली है और ना ये प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि वो जो क्राइम ऑफेंस है, जिसको कहते हैं कि सीधे सीधे जानलेवा मामला नहीं है, वित्तीय इसमें धोखाधड़ी जरूर हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और ईडी उसकी जांच कर रही है। तो एक तरीके से इस पूरे मामले को फाइनेंशियल फ्रॉड तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड कितना बड़ा है, इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, इसकी जांच के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं शुभम जायसवाल के साथ साथ, और कितने ऐसे लोग हैं जो 2-4 हजार करोड़ की संपत्ति बना लिए हैं, और क्या वाकई कफ सिरप का जो प्रोडक्शन है वो हिमाचल में ही होता था या नकली फैक्ट्री का भी ये लोग धंधा चला रहे हैं। तो ये तो अभी ईडी की टीम इसमें ठीक से घुसी है, धीरे धीरे ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि ईडी की टीम वहां भी गई थी जिन लोगों के नाम पर लाइसेंस इशू किए गए थे, और ईडी ये आश्वस्त होना चाहती थी कि क्या इनको वाकई लाइसेंस इशू होने चाहिए और ड्रग डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है, किन किन अधिकारियों ने कितने लाइसेंस बांटे। तो बहुत विस्तार से इसकी जांच हो रही है और ये अब बड़ा महत्वपूर्ण भी है और दिलचस्प भी कि और कितने इसमें शुभम जायसवाल सामने हैं। अमित, हम अपने पूरे सभी संवाददाताओं के साथ इस कफ सिरप से जुड़े एक एक मसले को जनता के पास पहुंचाते रहेंगे, जो जो कार्रवाई हो रही है वो बताते रहेंगे, और जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं शायद ही कोई दिखा रहा होगा। अमित आप हमारे साथ जुड़े, अजय पांडे आप जुड़े और विकास कपिल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।